प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान विषय को समझने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको राजनीति विज्ञान, राजनीति को, राज्य को बेहतर तरीके से समझना हो तो इसके लिए आपको प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये दो ऐसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका कि आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो निश्चित रूप में राजनीति विज्ञान को आप जो है तथ्यात्मक आधार पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कारण क्योंकि प्लेटो आदर्शवाद की बात करता है जबकि अरस्तु यथार्थवाद की बात करता है। अगर हम ये कहें कि भाई राजनीति के अंतर्गत किस तरह के मूल्यों को अपनाया जाए तो इसका उत्तर हमें प्लेटो की रिपब्लिक में मिलेगा। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ ही होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो प्लेटो ने वास्तव में राजनीति में सुधार के लिए स्पष्ट कर दिया था कि भाई जो व्यक्ति राजनीति में भाग लेगा वह कंचन और कामनी से दूर रहेगा, अर्थात राजनीति में भाग लेने वाला व्यक्ति ना तो स्थायी रूप में विवाह करेगा और वह संपत्ति भी अपने पास नहीं रख सकता। जबकि आधुनिक राजनीति में हम देखते हैं कि व्यक्ति राजनीति में प्रवेश ही दो कारणों से लेता है। नंबर एक, वह ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। नंबर दो, वास्तविक रूप में हमने ये देखा है, अगर तथ्यात्मक आधार की बात करें तो राजनीति में भाग लेने वाले ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वह एक से अधिक विवाह अवश्य ही करते हैं। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं। इसके साथ में अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने राजनीति में यथार्थवाद की बात की है और इन्होंने कहा है कि भाई जो राजनीति में भाग लेगा उसे परिवार से अलग नहीं किया जा सकता, वह स्थायी रूप में विवाह करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। इसलिए अरस्तु ने कहा कि भाई मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं, क्या? विवाह और संपत्ति। इसलिए अरस्तु ने कहा कि जो राजनीति में भाग लेगा उसको जो है कंचन और कामनी से दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात जो राजनीति में भाग लेगा वह स्थायी रूप में विवाह भी कर सकता है और वह संपत्ति भी रखेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आदर्शवाद की बात करते हैं तो फिर जो है प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ना होगा और यथार्थवाद की, वास्तविकता की, व्यवहारिक धरातल की बात करेंगे तो इसके लिए हमें जो है अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन करना होगा। तो मैं कुल मिलाकर यहाँ कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको तो प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। आप देखिएगा, अगर प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ेंगे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने रिपब्लिक एक बार अच्छे से पढ़ ली तो आपका दिल करेगा कि आप उसको 5-7 बार जरूर पढ़ेंगे। इसी ही प्रकार से यदि आपने अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ ली तो एक बार पढ़ने के बाद में आपकी इच्छा जगे कि हम उसको दोबारा से फिर से पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी यदि बेहतर तरीके से समझ जाता है तो आधुनिक राजनीति को समझने में भी उसको दिक्कत नहीं आ सकती है। इसी के साथ में जो अगली बात होगी वो ये होगी कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। मतलब प्लेटो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई अगर राज्य को समझना हो, राजनीति को समझना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले व्यक्ति को समझना होगा, व्यक्ति की प्रकृति को समझना होगा, व्यक्ति के स्वभाव को समझना होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि भाई मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं। मानवीय आत्मा में 3 तत्व होते हैं, जैसे विवेक है, मेरा संकेत देखिएगा, विवेक, साहस, बाजुओं की तरफ संकेत है, विवेक, साहस और तृष्णा, क्षुधा, मतलब पेट की तरफ संकेत हो गया। तो विवेक, साहस और तृष्णा। तो प्लेटो ने कहा है कि भाई विवेक, साहस और तृष्णा से समाज में 3 वर्ग बन जाते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग और तृष्णा से जो है उत्पादक वर्ग बनता है। तो प्लेटो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति के अंतर्गत जो उसकी योग्यता होती है, जो उसका स्वभाव होता है, उसके अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा है वह विवेक से संबंधित कार्य करे, मतलब दार्शनिक राजा के वर्ग के अंतर्गत जाए। जिसके अंतर्गत साहस ज़्यादा है वह सीमाओं की सुरक्षा करे, मतलब सैनिक सेवा से संबंधित कार्य करे। जिस व्यक्ति के अंतर्गत तृष्णा, क्षुधा, भूख ज़्यादा है वह उत्पादन संबंधित कार्य करे, मतलब उत्पादन वगैरह में सम्मिलित होगा। अब जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वो वैसा कार्य कर रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य करता है तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर न्यायी है। मतलब मान लीजिएगा, मैं मेरे ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मेरे अंदर विवेक ज़्यादा है तो मुझे अपनी बुद्धि संबंधित कार्य करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम
अध्यापक हैं तो मुझे ईमानदारी से अध्यापक संबंधित कार्य करना चाहिए। मुझे जो है सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मतलब जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, उसकी जो योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपना कार्य करना चाहिए, तो वह व्यक्ति न्यायी होगा। मैं मेरा कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ तो मैं न्यायी हूँ। तो प्लेटो ने कहा कि जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप अपना कार्य करता है तो वह व्यक्ति न्यायी होता है, और जब सभी व्यक्ति न्यायी होंगे तो निश्चित रूप में वह राज्य भी न्यायी होगा। इसलिए प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अब बेटा ये तो आदर्शवाद की बात होगी, अब यथार्थवाद की बात होती है। तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में क्या लिखा है कि जो राज्य है वो परिवार का विराट रूप है। अरस्तु क्या कर रहे हैं, राज्य परिवार का विराट रूप है। प्लेटो ने क्या कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अब अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य जो है परिवार का विराट रूप है। अब यहाँ अरस्तु ये कहना चाह रहे हैं कि भाई परिवार का जो निर्माण होता है वह पति पत्नी के संयोग से होता है। अब एक परिवार से 20 परिवार बन जाते हैं, 20 परिवार से ग्राम बन जाता है। तो मतलब परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। मतलब प्लेटो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। अब एक परिवार के अंतर्गत यदि व्यक्ति ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप में जो है परिवार से मिलकर बनने वाले जो गाँव हैं, गाँवों में भी ईमानदारी बरती जाएगी, और गाँवों से मिलकर के जब नगर राज्य का निर्माण होगा तो वहाँ पर ही ईमानदारी बरती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा परिवार होगा वैसा राज्य होगा। तो बेटा ये 2 सूत्र ऐसे हैं जिनको आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो राजनीति को समझने में, राजनीति विज्ञान को समझने में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को कतई दिक्कत नहीं आ सकती। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं पुनः कह रहा हूँ, प्लेटो कह रहे हैं कि भाई राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। मतलब प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य को समझना तो पहले आप व्यक्ति को समझिएगा, और अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। मतलब अरस्तु का कहना है कि भैया अगर आपको राज्य को समझना है तो पहले आप परिवार को समझिएगा। तो बेटा निश्चितता के साथ हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति को अच्छे से समझना हो, भले ही वह राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, तो इसके लिए आपको जो है प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं का, प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन निश्चित रूप में करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में स्पष्ट रूप में प्लेटो और अरस्तु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि भाई प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। अब राज्य व्यक्ति का विराट रूप है तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा राज्य होगा। अब जैसा राज्य होगा, एक राज्य जैसा होगा तो फिर दुनिया के सारे राज्य वैसे बनते चले जाएंगे, क्योंकि मनुष्य वहाँ भी है, मनुष्यों से ही तो राज्य का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप में यहाँ कहा जा सकता है कि अगर आप राजनीति को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहते हैं तो प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को भी आपको गंभीरता से समझना होगा। मतलब प्लेटो की रचना रिपब्लिक, जिसका हिंदी अर्थ है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, एक तो आप इसको पढ़िएगा। दूसरा क्या है, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मतलब अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति। तो अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स, राजनीति, इसका भी आपको जो है गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। बेटा ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनको आप यदि अच्छे से समझ जाते हैं तो राजनीति विज्ञान को समझने में कहीं आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। ये मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं तो महाविद्यालयों के अंतर्गत जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, भले वो BA के विद्यार्थी हों, MA के विद्यार्थी हों, मतलब स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, तो उनको भी ये बात मैं लगातार कहता रहता हूँ कि बेटा आपके पास ये 2 किताबें तो होनी ही चाहिए, प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स। इन दोनों का आप गंभीरता से अध्ययन कीजिएगा, आपको जो है राजनीति विज्ञान को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स ये दोनों रचनाएँ ऐसी हैं जिन रचनाओं के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की सभी अवधारणाएं किसी न किसी रूप में छुपी हुई हैं। मतलब राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं, राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं बेटा, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स में छुपे हुए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी आदर्शवाद की बात करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान आदर्शवाद की बात करता है तो प्लेटो का अनुयायी है। और इस दुनिया में कोई भी तथ्य की बात करता है, यथार्थता की बात करता है, व्यवहारिकता की बात करता है तो वह अरस्तु का अनुयायी है। अतः मैं अंत में ये कह सकता हूँ कि वाद केवल 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। यदि एक व्यक्ति आदर्श की बात करता है, कल्पना की बात करता है तो वह प्लेटो का अनुयायी है, और यदि एक व्यक्ति तथ्य की बात करता है, व्यवहार की बात करता है, यथार्थता की बात करता है तो वह अरस्तु का अनुयायी है। इसलिए मैं ये फिर कह रहा हूँ कि इस दुनिया में वाद केवल 2 ही हैं,
प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। इसके बाद में तो विद्वानों ने इनकी केवल मैं कहूँगा कि नकल मात्र की और नाम अपना दे दिया है, लेकिन सच्चाई केवल यही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को जो विद्यार्थी अच्छे से समझ जाता है, राजनीति विज्ञान को समझने में उसे कतई कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आ सकती। अब आप कहेंगे कि सर आप ये किस विश्वास से कह रहे हैं? बेटा मैं इस विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये दोनों ग्रंथ मैंने गंभीरता से पढ़े हैं। अब आप कहेंगे कि सर राजनीति विज्ञान की सारी अवधारणाएं दोनों ग्रंथों में कैसे मिल सकती हैं? हाँ बेटा मिल सकती हैं। बेटा जितने भी वाद हैं, चाहे समाजवाद है, साम्यवाद है, उदारवाद है, व्यक्तिवाद है, बहुलवाद है, दुनिया भर के वाद है, बेटा ये सारे के सारे वाद ऐसे जो किसी न किसी रूप में प्लेटो की रिपब्लिक में छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखें जैसे व्यवहारवाद है, जिस व्यवहारवाद की बात अमेरिका ने की थी, अमेरिका के राज वैज्ञानिकों ने की थी, बेटा व्यवहारवाद भी जो है अप्रत्यक्ष रूप में अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में अपने सिद्धांत दिए थे, मतलब तथ्यों के आधार पर सिद्धांत दिए थे, और व्यवहारवादी भी तथ्यों के आधार पर सिद्धांत देते ना बेटा। तो मैं ये मतलब गंभीरता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के ज़्यादातर सिद्धांत मौजूद हैं। ज़रा समझिएगा, जैसे मैं कहूँगा कि भाई अल्पतंत्र का लोह नियम का सिद्धांत है जो कि रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। तो अल्पतंत्र के लोह नियम का जो सिद्धांत है वो भी मैं कहूँगा कि अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साफ लिखा है, क्या लिखा है कि कुछ लोग इतने सद्गुण संपन्न होते हैं जिनका जन्म केवल स्वामी बनने के लिए होता है, बाकी का जन्म दास बनने के लिए होता है। मतलब कुछ व्यक्ति जो है स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से ही जो है बुद्धिहीन होते हैं। जिनमें बुद्धि होती है वो स्वामी बनने योग्य होते हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती है वो दास बनने योग्य होते हैं। तो बेटा आज आप देखिएगा, क्या सभी मनुष्य में पूर्ण बुद्धि है? क्या सभी मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से समान है? नहीं है भाई। अरस्तु के समय में स्वामी और दास की प्रथा प्रचलित थी, दास प्रथा प्रचलित थी। तो आज भी तो स्वामी और नौकर हैं। आज भी तो जिसके पास धन होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अच्छे ऊंचे ओहदे पर होता है, पदाधिकारी होता है, बताओ मुझे वो नौकर रखता है या नहीं रखता है? रखता है ना। तो इसमें अरस्तु ने कोई गलत नहीं कहा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको यदि राजनीति को समझना हो, राज्य के सिद्धांतों को अच्छे से समझना हो, तो इसके लिए आपको प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को गंभीरता से पढ़ना ही चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीति विज्ञान को समझने की कुंजी हैं ये दोनों ग्रंथ। ठीक है बेटा, बस आज के लेक्चर में इतना ही पर्याप्त है। मुझे विश्वास है जो बात मैं बताना चाह रहा था वह आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।